सो हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंटरनल एनवायरनमेंट के। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली वो हो गया कि जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हो गए या इन्फ्लुएंसेस हो गए, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को या बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें हम ये टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले की स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज का क्या रोल होता है, कॉम्पिटेंसी कैसे गेन की जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे हम इसमें, और कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे गेन किया जाता है उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर्स हमारे वो लोग होते हैं जो चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जिसका इंटरेस्ट या इम्पैक्ट हो हमारे बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा, जिनके पास पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजी या परफॉर्मेंस हो ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊँ तो एनी पर्सन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव एन whether internal or external, that has an interest or impact on the business are stakeholders. They have the power to influence the strategy or the performance of that organization. वही चीज़ है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को या परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये वो लोग हो गए, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जिनके पास इंटरेस्ट या इम्पैक्ट हो बिजनेस में और पावर टू इन्फ्लुएंस हो स्ट्रैटेजी को या परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि की स्टेक होल्डर्स को पहचानना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स। ईच स्टेक होल्डर एक्सर्ट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड हैव अ डिफरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ की हर किसी का इन्फ्लुएंस अलग हो सकता है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग हो सकता है। बाकी अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो चार तरह के मेनली हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, जिनमें चार क्वाड्रेंट्स में मैंने बांटते हैं, जिसका चार क्वाड्रेंट्स जो हमारे मेंडेलोज ने दिए थे। तो इसे हम मेंडेलोज मैट्रिक्स का नाम देते हैं, मेंडेलोज मैट्रिक्स। एंड इसमें सबसे पहले हमारी वो कैटेगरी आ जाती है की प्लेयर की, जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे की प्लेयर्स होते हैं। की प्लेयर्स जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, और इनको सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, मैनेज किया जाता है क्लोजली, और रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है इनके साथ। इन्हें की प्लेयर कहा जाता है। मेन वर्ड है की प्लेयर, सीईओ, बोर्ड, शेयर होल्डर। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे जिनका इन्फ्लुएंस हाई होता है और इंटरेस्ट कम होता है, जिन्हें हमें सेटिस्फाइड रखना होता है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इसलिए हम इन्हें सेटिस्फाइड रखेंगे। तो इनको कंसल्ट किया जाता है जनरली, इनके इंटरेस्ट का ध्यान दिया जाता है, और इन लोगों का हिंड्रेंस हो सकता है हमारे नए आइडियाज़ और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पर। तो इन्हें सेटिस्फाइड रखा जाता है। अब इन्फॉर्म्ड की बात करें, इन्फॉर्म्ड उन लोगों को रखा जाता है जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में और इन्फ्लुएंस उतना ही कम हो। तो इन्फॉर्म्ड हम उन लोगों को रखते हैं जो जो क्या कहते हैं, हाई इंटरेस्ट रखते हैं बाय बीइंग एंगेज्ड इन डिसीजंस, और कंसल्ट किया जाता है इन्हें इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एम्प्लॉयज हो गए, वेंडर्स हो गए, वो लोगों को इन्फॉर्म रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी मीडिया हमारी लो प्रायोरिटी में आ जाती है, जिनको हमें से मॉनिटर करना होता है और जनरल ओकेजनल तरीके से कम्युनिकेट करना होता है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, अब एक हमारी बात आ जाती है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की, क्योंकि हर किसी की स्टेक होल्डर की अपने अपने क्या कहते हैं इंटरेस्ट होते हैं, जिनमें क्लैशेस आ सकते हैं। जैसे कस्टमर हो गए, वो चाहते हैं कि कम कॉस्ट में गुड्स मिले, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है, कि लेस कॉस्ट और मोर प्रॉफिट, वो चीज़ का फ़र्क आ जाता है। तो दैट्स वाई देयर इज़ अ क्लैश ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मे हैव अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करे। तो अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो ये यही चाहते होते हैं कि सबसे ज़्यादा ROI मिले, रैंकिंग अच्छी हो, हाईएस्ट मार्केट शेयर हो। CEO चाहते हैं प्रेस्टीज हो, मार्केट शेयर हो, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ हो। बाकी वेंडर्स होते हैं, उन्हें रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर चाहिए, स्टेबल मार्जिन चाहिए, ग्रोथ चाहिए। कंज्यूमर होते हैं, नया कंटेंट चाहिए, बेटर डील चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए, और कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए। एम्प्लॉयज़ को वेजेस सैलरी चाहिए होती है, वेजेस बेनिफिट, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और प्राइड ऑफ वर्किंग फॉर अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जितनी अच्छी होगी उतनी उन्हें प्राइड फील होगी वहाँ पे काम करते हुए। ठीक है। अब ये जो हमारा क्या कहते हैं मेंडलोज मैट्रिक्स होता है, ये ऐसा भी दिखता है हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस ग्राफ की तरह। तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा जो होता है इंटरेस्ट की बात होती है, और वाई एक्सिस पे इन्फ्लुएंस या पावर की बात होती है हमारी। तो वही चार हो गए, सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स, लो प्रायोरिटी और कीप इन्फॉर्म। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और स्टेक होल्डर जो है वो एक ही क्वाड्रेंट में हमेशा नहीं रहता, अलग अलग क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकता है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट इज हाईली डायनेमिक। तो हो सकता है कभी भी मीडिया का रोल चेंज हो जाए। मीडिया का रोल, अगर कंपनी पे लीगल केसेस आ गए जो मीडिया को अफेक्ट, जो कंपनी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है, तो इन दैट केस मीडिया भी हमारी हाई प्रायोरिटी में आ जाएगी। दैट कैन कॉज स्टेक होल्डर्स टू सडनली मूव बिटवीन क्वाड्रेंट्स। ठीक है।
स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स की बात करें तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स वो होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कंपेटिटर। सीधा सीधी बात है, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर जो होते हैं वो हमारे कंपेटिटर से हमें डिफरेंशिएट करते हैं। तो 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर होते हैं: इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, चैनल्स। 4 सीधा: इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल। तो अगर इंडस्ट्री मार्केट की बात करें तो इंडस्ट्री मार्केट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमें अपनी रिलेटिव पोजीशन पता होनी चाहिए इंडस्ट्री में, और मार्केट पता होनी चाहिए जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। मार्केट वो होती है जहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं, जो फिजिकल या ई कॉमर्स हो सकती है, लोकल और ग्लोबल हो सकती है। बेसिकली मार्केट वही है कि अगर जोग्राफिकली देखी जाए तो अपनी लोकल भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी के लिए देखी जाए तो फिजिकली भी हो सकती है और ई कॉमर्स में भी हो सकती है। बाकी बायर सेलर वहाँ पे मिलते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही होता है, पर्टिकुलर गुड्स एंड सेलर्स होते हैं। हर तरह के जो भी क्या कहते हैं बायर सेलर होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो एक मार्केट में बेसिकली अगर शैम्पू की बात होती है तो शैम्पू वाली कंपनीज आ जाएंगी, दैट्स इट। शैम्पू वाले बायर एंड सेलर, और कोई बायर सेलर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। गोल्ड का हो गया, गोल्ड के बहुत सारे बायर सेलर्स नहीं होते, पर जो होते हैं उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग हम इस तरीके से करते हैं अगर देखा जाए तो, कि यहाँ पे जिसका सबसे बड़ा सर्कल है वो हमारा सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है। फिर जो हमारा सबसे जितना ज़्यादा राइट में जाएगा उस पर सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ प्रोडक्ट, तो जितना इस तरफ आता जाएगा उस पर सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट होंगे। जैसे इस पर मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, इस पर सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी है। पर जो सबसे ऊपर होगा उसकी रेपुटेशन अमंग्स कस्टमर सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ये है, सबसे कम ये दोनों कर रहे हैं अगर देखा जाए, सबसे कम ये कर रहा है पर इसकी रेपुटेशन काफ़ी हाई है, ये भी बहुत ऊपर है, इसकी रेपुटेशन भी हाई है और रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी इसके बीच में है, और इसकी मार्केट शेयर भी ठीक ठाक है अगर देखा जाए तो ये हमारे बेसिकली 3 तरीके की हमें इन्फॉर्मेशन देता है ये वाला ग्राफ, कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट कितने, रेपुटेशन कितनी और मार्केट शेयर कितना है। और क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बेसिकली ये चीज़ हो जाती है अगर डेफिनेशन की बात करें। स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल्स विद सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशंस इन द सेम मार्केट। तो प्राइस क्वालिटी की बात होती है, जोग्राफिकल कवरेज की बात होती है, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन की, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक आपका कितना स्ट्रक्चर क्या कहते हैं मेंटेन्ड है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो जाती है, डिग्री ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड की बात हो जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती है। बट ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी बात है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट कितने, रेपुटेशन कैसी है और कितना मार्केट शेयर है, इस पे आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप कर सकते हो। यही कहानी खत्म हो जाती है। बाकी अगला हमारा आ जाता है कस्टमर। कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं है तो गुड्स बिकेंगे नहीं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेसिकली हाई वैल्यू बायर्स भी होते हैं, मीडियम वैल्यू, लो वैल्यू बायर्स, सब तरह के होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कलेक्ट एंड डिस्प्ले डेटा इन ऑर्डर टू शो कस्टमर ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसे हर तरीके का बायर होगा आपका, चाहे आप अगर हेडफोन्स भी बेच रहे हो तो एक तरीके से हाई वैल्यू वाले भी होंगे, मीडियम वैल्यू भी वाले भी होंगे, लो वैल्यू भी होंगे। देखा जाए तो सोनी भी बिकता है, बोर्ड भी बिकता है, JBL भी बिकता है अगर वैसे समझा जाए तो प्राइसिंग, कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, ये कंज्यूमर नीड्स, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर हमेशा प्राइसिंग मांगेगा, कंज्यूमर हमेशा वैल्यू क्रिएशन मांगेगा। अगर जैसे स्वीट आइटम हो गई कोई, तो खरीदने वाले पेरेंट्स है, कंज्यूम करने वाली फैमिली है, तो कंज्यूमर देखेगी हमेशा वैल्यू क्रिएशन, लेकिन जो फैमिली के पेरेंट्स होंगे वो देखेंगे प्राइसिंग हमेशा। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज में बात की जाए तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डिफाइन योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई भी कंपनी ये नहीं बोलेगी हम ये चीज़ बेचते हैं, हम लिपस्टिक नहीं बेचते, हम आपको बेचते ब्यूटी। वी प्रोवाइड सोल्यूशन, वी डोंट सेल गुड्स, वी प्रोवाइड सोल्यूशन। सोल्यूशन देते हैं हम आपको, गुड्स नहीं बेचते। तो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू गुड्स प्लस सर्विस ऑफ द होल पैकेज। बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो गुड्स और सर्विस दोनों मिला के होता है पूरा पैकेज। बाकी डायनामिक प्रोडक्ट मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट ऑब्वियसली डायनामिक होगी, कल को कोई प्लेयर आ गया तो वो हमारी जगह खा जाएगा। डिफ्रेंसिएशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे आप एक लेवल पे जाके तो ऑब्वियसली आप मार्केट में टिक नहीं सकते, आप प्राइस पे ज़्यादा टाइम गेम नहीं खेल पाओगे। और क्या कहते हैं HUL वर्सेस पतंजलि अगर देखा जाए तो आप क्या कहते हैं ब्रांड नेम पे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे खेलेंगे कि प्राइस जितना कम
तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो गई, या फिर सफिशिएंट रिटर्न बनाने के लिए, या मार्केट शेयर एक्सपैंड करने के लिए, तो इन सब केसेस में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी माइंड की जाती है। ठीक है। कई तरह की मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आ जाती है सोशल मार्केटिंग, कि हम गुड्स ना बेच के सोशल आइडिया बेच रहे, कॉज बेच रहे, प्रैक्टिस बेच रहे, जैसे सेव वाटर हो गया, एंटी स्मोकिंग हो गया। ऑगमेंटेड मार्केटिंग हो गई कि हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ दिखा के कोई चीज़ बेच रहे, जैसे हम आईफोन दिखा रहे लेकिन उसकी कैमरा क्वालिटी बेच रहे, कैमरा क्वालिटी दिखा के आईफोन बेच रहे, दैट्स ऑगमेंट मार्केटिंग, जहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट्स की इंस्टेड ऑफ दी प्रोडक्ट। जो कोर या एक्चुअल प्रोडक्ट होते हैं उसको इग्नोर करके बेनिफिट्स की बात करते हैं उसके। जैसे दूध बेच रहे, दूध में लेकिन हम कैल्शियम बोल के बेच रहे कि कैल्शियम है उसमें, तो इन दैट केस ऑगमेंटेड मार्केटिंग हो गया। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई कि जहाँ पे हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो गई कि सीधा सीधा एजेंसीज आपको कॉल करके इंश्योरेंस की बात कर रही है वो। रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गई कि जो एमिरेट्स होता है वो सीधा सीधा आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग strong relationships with the customer. Airlines offer special lounges at major airports of frequent flyers. वही चीज़ कि आपसे तभी बातचीत बना के रखेगा वो अच्छे वाले, आपके क्या कहते हैं रिलेशनशिप बनाएगा वो बेसिकली। सबसे पहले सर्विस मार्केटिंग वही हो गई कि आपको मार्केटिंग टू सर्विस दे रहा होगा, HDFC बैंक सर्विस दे रहा है सीधी सीधी आपको पर। और पर्सन मार्केटिंग बेसिकली इंसान के नाम पे बेचते हैं। विराट कोहली हो गया, विराट कोहली का बैट, विराट कोहली के चिप्स, वो चीज़। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग वही हो गया, एमवे, पतंजलि, पतंजलि का गुड है बेचो पतंजलि के नाम पे। तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्रिएट किया जाए, मेंटेन किया जाए, चेंज किया जाए एटीट्यूड को, बिहेवियर ऑफ द टारगेट ऑडियंस टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज़। प्लेस मार्केटिंग किसी जगह की क्या कहते हैं, जगह का बिहेवियर, जगह के लिए बिहेवियर चेंज किया जाए। जैसे पीछे हुआ था कि वियतनाम ना जाके यहाँ जाए, पौंडीचेरी, या फिर वहाँ पे दमन एंड दीव जा जाए, तो वो चीज़ की प्लेस मार्केटिंग की जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग तब आ जाता है जब एक ही कंपनी हर तरह के कस्टमर को मीट करने के लिए डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट तरह के गुड्स निकाले। जैसे डव एंड पीएस भी निकालता है, HUL जो है वो लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना ये भी निकालता है, जो बुक में एग्जाम्पल गिवन है। वरना देखा जाए तो कोक की देखा जाए, मतलब कोका कोला जो कंपनी है उन लोगों का ही पेप्सी भी है, कोका कोला भी है, तो वो हर तरह के कंज्यूमर्स को मीट करने के लिए अपने मार्केटिंग करते हैं। एनलाइटेड मार्केटिंग बेसिकली लॉन्ग रन में कंपनी को हेल्प करती है। वो ये वैल्यू मार्केटिंग हो गई, इनोवेशन हो गई, कस्टमर ओरिएंटेड, सेंस ऑफ मिशन, सोसाइटल, ये सब चीज़ों को मिला के एनलाइटेड मार्केटिंग हो जाती है। सिंक्रो मार्केटिंग हमारी ये हो जाती है बेसिकली क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइम के टुवर्ड्स डिफरेंट तरह की मार्केटिंग की जाए। जैसे ऑफ सीजन हो किसी चीज़ का, तब वहाँ पे डिस्काउंट निकाल दिया, या फिर क्या कहते हैं कभी डिमांड ज़्यादा हो कभी कम हो, तो इन दैट केस मार्केटिंग उस टाइम पे ज़्यादा की जाती है। जैसे मूवी थिएटर्स हो गए कि वहाँ पे फ्लेक्सिबल प्राइसिंग कर दी जाती है ऑन ट्यूजडेज डे टाइम पे, जैसे स्टूडेंट्स आए वो चीज़ के लिए, तो ट्यूजडे टिकट्स का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग हो गया जहाँ पे नीश मार्केटिंग की जाती है कुछ पर्टिकुलर गुड्स के लिए, नीश प्रोडक्ट्स के लिए। अब जैसे निकोटीन च्युइंगम, जो सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग की जाए। और डी मार्केटिंग जैसे कुछ चीज़ें हो गई जो नेसेसिटी आइटम्स हो जाती है जिनकी डिमांड रिड्यूस करनी पड़ती है, चाहे टेम्परेली चाहे परमानेंटली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करने के लिए डी मार्केटिंग की जाती है। फिर अगला हमारा आ जाता है चैनल बेसिकली वही चीज़ें हो गई कि जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्स चैनल हमारा वो इंटरमीडिएट्स हो गए जो इन्वॉल्व होते हैं सेलिंग ऑफ गुड्स में। फिर प्रोडक्ट चैनल हमारा वो होता है जो फिजिकली हैंडल करता है गुड्स को ऑन इट्स पार्ट फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर्स। बेसिकली इंडिया पोस्ट हो गया कि फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन तक गुड्स पहुंचा रहे हैं, जैसे बुक्स आती है कोरियर से। सर्विस चैनल हो गया, सर्विस चैनल हमारा वो हो गया जो सीधा सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट द प्रोडक्ट। बेसिकली जो हमारे कस्टमर असिस्टेंट्स हो गए, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया, वो सर्विस चैनल हो जाता है, AC इंस्टॉल करना सीधा सीधा। और इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, बस तो ये 3 चैनल जो है ये सपोर्ट करते हैं और बिजनेसेस को हर तीनों चैनल होने ज़रूरी है। यही बात हुई है इसमें। सारे के सारे हमारे क्या कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी ड्राइवर खत्म हो जाते हैं। और अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी हमारा ये होती है कैपेबिलिटीज दैट क्रिएट कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एक तरह की कैपेबिलिटी होती है हमारी कोर कॉम्पिटेंसी जो क्रिएट करती है कम्पिटिटिव एडवांटेज को। तो ये टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, मैनेजरियल नो हाउ भी हो सकता है, विजडम हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है।
आपके पास विजडम है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नो हाउ है किसी चीज़ का, टेक्नोलॉजी है आपके पास, ऐसे रिसोर्सेज है, कैपेबिलिटी है जो कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू अदर कम्पिटिटर्स। तो कोर कॉम्पिटेंसी जो है हमारी 3 एरियाज में आइडेंटिफाई की जाती है अगर देखा जाए तो। ACC कम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो गया हमारे जो क्या कहते हैं इमिटेट करना मुश्किल हो, कॉम्पिटेंस जो है यूनिक हो, और क्या कहते हैं कंपनी को एज प्रोवाइड करे टुवर्ड्स दिस कंप्यूटर। बेसिकली यूनिक होनी चाहिए, इमिटेट करनी मुश्किल होनी चाहिए, कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी आपके पास आप ऐसा कुछ डिलीवर करें जिससे एंड कंज्यूमर को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड हो। तो इन दैट केस वो भी आपका कोर कॉम्पिटेंस होता है। और एप्लीकेशन होना जरूरी है, कोर कॉम्पिटेंस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपके क्या कहते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे भी एप्लीकेबल हुआ तो मतलब नहीं उसका। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंस टू अदर मार्केट्स, कोर कॉम्पिटेंस मस्ट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इस पॉइंट का कोई मतलब बनता नहीं है, पर याद करने के लिए ACC competitors differentiation, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट। बेसिकली 3 चीज़ें, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, अलग होना चाहिए कंपेटिटर से, और पूरी फॉर्म में एप्लीकेबल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके वो एग्जांपल है, स्मॉल रिटेल शॉप हो गई, बिग रिटेल स्टोर हो गया, सुपर मार्केट हो गई। ये 3 केसेस हो जाते हैं। जैसे सुपर मार्केट जो है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, सब चीज़ें मिल जाती है, डिस्काउंट अच्छे खासे होते हैं। लेकिन स्मॉल रिटेल शॉप से फ्रेंडलीनेस फील होती है और क्या कहते हैं क्रेडिट अच्छे से मिल जाता है वही। और जो बिग रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ पे सेम से दोनों का मर्ज बेनिफिट मिल जाता है देखा जाए तो। बाकी क्या कहते हैं रिसोर्स कैपेबिलिटी और वैल्यू क्रिएशन की बात करें, जहाँ से क्या कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। कंपेटिटिव एडवांटेज हमें 2 जगह से मिलता है, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी से। तो रिसोर्सेज हमारे 2 तरह के हो गए, टैंजिबल इनटैंजिबल, जैसे एसेट्स हो गए, और हमारे नो हाउ हो गए, मैनेजरियल नो हाउ, ट्रस्ट हो गया, नॉलेज हो गया, रेपुटेशन हो गई। ये सारे हमारे इंटैंजिबल रिसोर्सेज हो गए। कैपेबिलिटी वो होती है जब रिसोर्सेज को पर्पसली इंटीग्रेट किया जाए टू अचीव स्पेसिफिक टास्क। तो कैपेबिलिटी वो रिसोर्स तब बनता है जब वो किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गई, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री हो गई, कस्टमर सर्विस हो गई, मर्चेंडाइजिंग हो गई, डिज़ाइन क्वालिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। अगर वो लगता जा रहा है रेगुलर बेसिस पे तो वो कैपेबिलिटी है सीधा सीधा। और अगर वन टाइम मतलब आपके पास उसका एग्जिस्ट करना और उसका एप्लीकेबिलिटी होना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एप्लीकेबल है दैट मीन्स वो कैपेबिलिटी है। अगर आपके पास वो रिसोर्स है तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स है सीधा सीधा। Resources and capabilities create value when the firm can use them to perform certain activities that result in a competitive advantage. That is value creation. Value creation तब होती है जब कोई भी कैपेबिलिटी और रिसोर्स को आप यूज़ कर पाओ टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी जो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे। तो क्राइटेरिया क्या होता है फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस? वेरोनिका, याद रखना है, वेरोनिका। वैल्यूएबल रहे, क्या कहते हैं, दैट अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और अवॉइड द थ्रेट्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेसिकली सीधा सीधा वैल्यूएबल होना चाहिए गुड्स का, रेयर होना नहीं सॉरी, आपकी कॉम्पिटेंस वैल्यूएबल होनी चाहिए जो आपको एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करे, एक्सप्लॉइट करने दे अपॉर्चुनिटी टू जो थ्रेड्स आपको अराइज होंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कोर कॉम्पिटेंस आपकी रेयर होनी चाहिए, दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए। वेर वी हो गया, आर हो गया, सी की बात करें तो कॉस्टली होना चाहिए। बेसिकली अगर आपकी R&D कॉस्ट क्या कहते हैं जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा इमिटेट करनी मुश्किल होगी। बेसिकली इंटेल हो गया जिसकी फास्ट R&D है और कॉस्ट भी वो ज़्यादा बेयर कर सकता है बिकॉज उसके पास पैसे है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। तो कॉस्ट टू इमिटेट। फिर आ जाता है हमारा नॉन सब्सटीट्यूटेबल की उसको सब्सटीट्यूट ही कर सकते हैं, आपके पास ऐसी कोर कॉम्पिटेंस है तो दैट इन दैट केस ऑल्सो आपके पास कोर कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है। कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स आर कॉल्ड नॉन सब्सटीट्यूटेबल कैपेबिलिटीज। ठीक है, आगे बात करें कंबाइनिंग external and internal analysis, SWOT analysis. So in SWOT analysis is the analysis of a business strength, weakness, opportunities and threat. Objective of this SWOT analysis is to help the organization develop a full awareness of all the factors, external as well as internal, involved in making a business decision. वही है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करने में और अवेयरनेस दिलाए ऑफ ऑल द फैक्टर्स चाहे वो एक्सटर्नल इंटरनल हो इन मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन। तो फोकस करवाता है हमारा लेवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को एंड टू ओवरकम वीकनेस एंड थ्रेट को। तो एरियाज बताते हैं जहाँ पे फर्म क्या कहते हैं
ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे एरिया है जहाँ पे वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं दूसरों को, और एरिया जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की उसे ज़रूरत है। तो ये हमारा SWOT एनालिसिस होता है मोटा मोटा अगर देखा जाए तो SWOT एनालिसिस हमारे हेल्पफुल जो होते हैं फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन, वो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी होते हैं, और हार्मफुल हमारे लिए वीकनेस और थ्रेट होते हैं। इंटरनली हमारे स्ट्रेंथ्स होती है और वीकनेसेस होती है, एक्सटर्नली हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और थ्रेट मिलता है। ठीक है, बाकी the benefit of this analysis is that it identifies the complex issue for the organization. Complex issues को simplify करने में help करता है और identification में help करता है and put them into a simple framework. Simple way में क्या कहते हैं framework provide करते हैं। Basically वही है, 4 quadrant बना लो, चारों quadrant में अपनी strength भी लिखो, weakness भी लिखो, threat भी लिखो, opportunity लिखो, आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे lack कर रहे हो सीधा सीधा। Competitive advantage की अगर हम बात करें तो यूनिक रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज पोजेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट बाय इट्स कंपेटिटर। आपके पास ऐसे यूनिक रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास है बट कंपेटिटर्स के पास नहीं है वो चीज़। तो ये हमारे हो जाते हैं। बेसिकली हमें इसमें ये सिखाया जाता है, इफ़ यू डोंट हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज डोंट कम्पीट। ये बोला गया जैक वेल्क के द्वारा। इफ़ यू डोंट हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज डोंट कम्पीट। अगर आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है तो आप कम्पीट क्यों कर रहे हो, कम्पीट ही मत करो। इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होगा तो आप तो मार्केट से कभी भी गायब हो सकते हो, तो मत करो कम्पीट। जैक वेल्क का ये मानना है। और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हमारा होता है अदिति वाला। अदिति अगर देखा जाए तो अप्रोप्रिएबिलिटी, जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा हो, और आई हो जाता है, डी आ जाता है फिर हमारा ड्यूरेबिलिटी की, क्या कहते हैं कितने टाइम तक ये कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो सस्टेन किया जा सकता है। और फिर आ जाता है हमारा आई, इमिटेबिलिटी। तो इमिटेबिलिटी हमारा ये होता है, हाउ इजीली एंड क्विकली कैन द कम्पिटिटर्स बिल्ड द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच अ फर्म्स कम्पिटिटिव एडवांटेजेस बेस्ड। दिस इज ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी। कम्पिटिटर्स को कितना टाइम लगता है इस कम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में खुद से। और फिर आ जाता है टी से ट्रांसफरेबिलिटी, कि क्या कहते हैं राइवलरी कब हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, कंपेटिटर कब एक्वायर कर सकते हैं वही रिसोर्स कैपेबिलिटी को, कब अटैक कर सकते हैं, बेसिकली हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज को कब एक्वायर कर सकते हैं, यही चीज़ आ जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी इमिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम सेम लगता है, डेप्थ में देखेंगे तो कुछ फ़र्क शायद पता लगे। बाकी माइकल पॉटर की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज में बनाने में हेल्प करती है। तो अकॉर्डिंग टू पॉटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, जो कॉस्ट लीडरशिप हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, फोकस हो गया, और इन्हें हम बेस्ड इंडेक्स स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं। पॉटर की स्ट्रैटेजीज या बेस्ड इंडेक्स स्ट्रैटेजीज हमारी 3 तरह की होती है, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप और फोकस स्ट्रैटेजी। तो इसको भी अब हम बेसिकली 3 नहीं 4 तरह से पढ़ते हैं, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन। तो कॉस्ट लीडरशिप हमारे वही आगे जहाँ पे सस्ता 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 करके बेचते हैं, ब्रॉड टारगेट होता है, बड़ी मार्केट को केटर करना होता है। फिर आ जाता है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारा बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में, कुछ हटके करने में फोकस करता है, लेकिन ये भी ब्रॉड मार्केट को टारगेट करता है। फिर आ जाता है फोकस कॉस्ट लीडरशिप, जहाँ पे हम कम कॉस्ट में बेचना चाहते हैं पर मार्केट हमारी छोटी होती है, कुछ फोकस लोगों को देखा जाता है। डिफरेंशिएशन भी वही कि हम कुछ अलग करते हैं पर फोकस के साथ करते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को, जैसे लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरी वॉचेस हो गई, तो इन दैट केस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं बट नैरो मार्केट को टारगेट किया जाता है। तो कॉस्ट लीडरशिप वही हो गया, लो कॉस्ट कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी, ब्रॉड मास मार्केट। तो इसको अचीव कैसे किया जाता है, फॉरकास्टिंग ऑफ डिमांड को, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, ऑप्टिमम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स को, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स हो गया कि जब तक जरूरत नहीं पड़ी डिफरेंशिएशन में घुसने की तब तक घुसो मत, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो करो, स्टैंडर्डाइज करो प्रोडक्ट को, और मास प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को रिसोर्सेज को, और डिमांड को फोरकास्ट करके रखो। एडवांटेजेस यही हो गए कि राइवलरी बायर, सप्लायर्स और एंट्रेंट्स। राइवलरी हमारी क्या कहते हैं, वो अवॉइड करती है प्राइस वॉर्स को इन केसेस में। पावरफुल बायर कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना पड़ता कॉस्ट लीडर फर्म्स को, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कॉस्ट कम होती है। सप्लायर जो होते हैं क्या कहते हैं, सप्लायर से लोगों को क्या कहते हैं गलत तरीके से क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि बल्क में ऑर्डर परचेज कर रहे होते, तो एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि बल्क में ऑर्डर उनका गुड्स जा रहे होते हैं। एंट्रेंट्स को मुश्किल होता है आने में, क्योंकि वो इतने कम कॉस्ट पे बेच नहीं सकते ज़्यादा टाइम, क्योंकि
नए नए एंट्रेंट्स से सब्सटीट्यूट्स, और क्योंकि लोअर कॉस्ट में सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करना मुश्किल है तो दैट्स ऑल्सो इनके लिए एडवांटेज रहता है। बट डिसएडवांटेज यही रहता है कि क्या कहते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में टिक नहीं सकते क्योंकि कंपेटिटर्स आ सकते हैं उस केस में। और ये तभी अचीव हो सकता है जब हाई सेल्स वॉल्यूम हो और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, तो ये वैसे ही बाहर है। और कॉस्ट लो रखनी पड़ती है बाय मिनिमाइजिंग मार्केटिंग, रिसर्च एंड R&D। तो इन दैट केस वही चीज़ है कि कॉस्ट कम रखना मुश्किल हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो अब यही चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें जो कस्टमर्स को यूनिक लगे। तो डिफ्रेंसिएशन किन किन बेस पे किया जाता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन पे। प्रोडक्ट इनोवेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन है, बेसिकली कोका कोला बॉटल है या कोका कोला कैन है, तो इन दैट केस वो प्राइस डिफरेंशिएशन आ जाता है, ब्रांड का फर्क आ जाता है कि ब्रांड के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेसिकली आशीर्वाद का आटा, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए क्या करना होता है? कस्टमर और क्या कहते हैं, कस्टमर को उनके प्रोडक्ट्स के टेस्ट के हिसाब से मैच करना होता है, टेस्ट और प्रेफरेंस के बेस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, प्रोडक्ट इनोवेशन करनी होती है, और ब्रांड वैल्यू को और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को एनहांस करना होता है। प्रोडक्ट प्राइजेस को यूनिक फीचर्स के बेस पे क्या कहते हैं, फिक्स करना होता है। जैसे कोका कोला की ग्लास वाली बॉटल होती है, वो नॉस्टैल्जिक लगती है तो उसका प्राइस हाई होता है। बाकी एडवांटेजेस ये होते हैं कि राइवलरी क्या है, ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है कस्टमर्स की, तो इन दैट केस वो सेफ गार्ड बन जाते हैं अगेंस्ट कंपेटिटर्स। बायर्स जो है वो नेगोशिएट नहीं करते क्योंकि उन्हें स्पेशल फीचर मिल जाता है। सप्लायर्स को क्या कहते हैं, सप्लायर भी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उन पर क्या कहते हैं, कंपनी जो है वो हाई कॉस्ट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो दैट्स वाई क्या कहते हैं, सप्लायर की भी दिक्कत नहीं होती। एंट्रेंट्स को नए फीचर लाने के लिए काफ़ी सारा R&D करना पड़ता है तो एक्सपेंसिव रह जाता है। सब्सटीट्यूट क्या कहते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हाई ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी भी इंजॉय कर रहे होते हैं। बाकी डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये यूनिकनेस जो है सस्टेनेबल नहीं होता है इतना, क्योंकि इमिटेबल है लॉन्ग टर्म में। फिर हाई प्राइस है तो कस्टमर क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच कर सकता है। और डिफ्रेंसिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट इज़ नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। तो आप कुछ अलग ले आए लेकिन कस्टमर को समझ ही नहीं आया तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। फोकस स्ट्रैटेजी या नीश स्ट्रैटेजी की बात करें तो वही चीज़ की आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो फोकस स्ट्रैटेजी वही चीज़ हो जाती है कि इंडस्ट्री सेगमेंट ऑफर सफिशिएंट साइज फॉर विच हैज़ अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल बट विच इज़ नॉट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ अदर मेजर कंपटीटर्स। जहाँ पे बाकियों को नहीं मिल रहा अच्छा क्या कहते हैं पोटेंशियल, मतलब सक्सेस नहीं दिख रहा बट आपको लगता है कि गुड ग्रोथ है, तो कॉस्ट लीडरशिप वाले में ये आ जाता है कि लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं विद इन द टारगेट मार्केट, और फोकस डिफरेंशिएशन वही कि नैरो मार्केट में आप कुछ यूनिक फीचर प्रोवाइड कर रहे हो। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक नीचेस, क्रिएटिंग स्किल्स फॉर क्रिएटिंग टू नीश मार्केट। प्रीमियम प्राइस चार्ज किया जा सकता है टू प्रीमियम प्राइस चार्ज किया जाता है बिकॉज उनको केटर नहीं किया जा रहा, न्यू एंट्रेंट्स मुश्किल है आना। बट ये डिस्टिंक्टिव कम्पिटेंसी ढूंढना मुश्किल है, लिमिटेड डिमांड्स ऑफ सर्विस है और कॉस्ट बहुत हाई है। नीश कभी भी डिसअपियर हो सकते हैं और टेकन ओवर बाय लार्ज कंपीटिटर्स बाय एक्वायरिंग द सेम डिस्टिंक्टिव कम्पिटेंसी। वही चीज़ की डिमांड कम है क्योंकि मार्केट छोटी है, कॉस्ट हाई होगी उस वजह से, और नीश कभी भी जा सकती है अगर लार्ज कंपीटिटर आपकी मार्केट में आ गया। अगर कल को अंबानी उस मार्केट में एंट्री ले ले तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी सीधी सीधी। बाकी लास्ट टॉपिक, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करें तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कस्टमर मोर वैल्यू फॉर मनी गुड्स बाय एम्फसाइजिंग लो कॉस्ट एंड better quality difference products at lower price what is being offered by rivals for products with comparable quality feature। वही चीज़ कि आप सेम टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो बट आप क्या कहते हैं, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो लो कॉस्ट में, सीधी सी बात। या तो आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो या आप लो कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ये चीज़। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।